क्वेश्चन नंबर 147 के साथ। तो क्वेश्चन एक, ब्रोकर 10% छूट पर मालिक से एक प्लॉट खरीदता है, फिर मूल्य में 35% की वृद्धि करता है, 20% छूट प्रदान करता है और इसे बेचता है। मालिक द्वारा छूट से पहले मूल्य 16,000 था, तो ब्रोकर का लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो, आपसे करें 10% छूट पे खरीदा, मतलब आप समझिए कि कोई चीज अपने आप में 100% है, उसको 10% छूट पे खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 90% पर। तो 100 की चीज 90 पे खरीदी, तो 100 को भूल जाओ, पूरा खेल अब किसका चलेगा? 90 का। क्योंकि 100 रुपए पर 10% की छूट में खरीदा, यानी 100 की चीज 90 में खरीदी, तो यहां से आपका 90 से काम शुरू होगा। ठीक है, फिर वो इसके मूल्य में 35% की वृद्धि करता है। तो आप क्या करेंगे? 90 पर 35% की वृद्धि करता है, यानी 90 का क्या निकाल दोगे आप? 135% निकाल दोगे, और उस पर 20% की छूट प्रदान करता है। देखो, 90 रुपए में चीज खरीदी, उसको पहले 35% रेट बढ़ाया और उस पर 20% की छूट उसने दे दी। बात समझ में आई? 100 रुपए की चीज 90 में खरीदी, 35% रेट बढ़ाया और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हम पता लगाते हैं कि इस सब के बाद वो चीज कितने की पड़ेगी। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। फिर अगर इसको सॉल्व करें तो 8 × 5 हो जाएगा आपका 40 का 0 कैरी हो जाएगा 4, 8 या 24 और 4 हो जाएगा 28, और 8 और 2 हो जाएगा 10। फिर 9 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 × 8 72 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। नीचे 100 का भाग देंगे, तो जब ये पूरा सॉल्व होगा तो ये आएगा आपका 97.2। कितना आएगा? 97.2। तो 100 रुपए की चीज को 90 में खरीदा, 90 को 35% बढ़ा के 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कितने पर बेचा? 97.2 पर बेचा। तो आपसे ये कह रहे हैं कि पहले की छूट में 1600 रुपए था, यदि मालिक द्वारा छूट से पहले का मूल्य 16,000 था, तो ब्रोकर का लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो इस प्रश्न में रुपए की तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो कुल मिला के 90 की चीज को 97.2 पर बेचा, 90 की चीज को 97.2 पर बेचा, यानी 7.2 का प्रॉफिट है 90 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 9 × 8 72 होता है, यानी उसने कितना लाभ कमाया होगा? उसने 8% लाभ कमाया होगा, 8% प्रॉफिट कमाया होगा। आया क्या समझ में? सिंपल बात है। 90 को 35% बढ़ा के 20% डिस्काउंट पे दिया, यानी 97.2। 90 की चीज 97.2 पर, यानी 7.2 का प्रॉफिट 90 पर मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि 100 में तो खरीदा ही नहीं ना, जब मैंने चीज ही 90 की खरीदी है तो मैं 90 पे कैलकुलेट करूंगा ना कि मुझे 90 पर कितने का प्रॉफिट हुआ। इसलिए 90 पर 7.2 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ गया। चलिए आगे। हम्म, पढ़ लो आप इसको, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन डरना मत। हाँ जी, पढ़ लिया। फ्लैट डिस्काउंट कुछ नहीं होता है, डिस्काउंट ही है। फ्लैट यानी, जैसे आपको मैंने कहा था ना, फ्लैट डिस्काउंट यानी एकल छूट। भाई मैंने कहा कि फ्लैट 10% का डिस्काउंट, कोई कहेगा 5% का डिस्काउंट प्लस 5% का डिस्काउंट, तो मैं कहूंगा यार मुझे ये सब नाटक नहीं आते, तुम तो सीधा 10% डिस्काउंट ले लो, फ्लैट 10% डिस्काउंट ले लो। तो सिंगल डिस्काउंट, वन शॉट, एक शॉट डिस्काउंट। एक रिटेलर 92,000 में अंकित मूल्य पर एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है।
एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है, 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। देखो, सारा प्रश्न परसेंटेज में, ऑप्शन परसेंटेज में है, तो हमें इस रुपए की कोई आवश्यकता है नहीं। हम इसके बिना भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, अब आगे बात को ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इस बार क्या है, अंकित मूल्य पर बेस्ड क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट। तो हम इस बार अंकित मूल्य को 100 मानेंगे कि 100 रुपए पर 30% की छूट दे रहा है, यानी 100 रुपए की चीज कितने में हो रही है, 70 में हो रही है ना। अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा वो करता है। एयर कंडीशनर का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% कम है। एयर कंडीशनर का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% क्या हो जाएगा, 70% कम हो जाएगा। एक तरफ 30% का वो आपको डिस्काउंट दे रहा है और एक तरफ 70% का उसका कम है। तो फिर एक काम करते हैं हम, पहले देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो वो अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी कितना परसेंट है, 30% है। लेकिन जो वो बेचने की बात कर रहा है उस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% का डिस्काउंट देगा मतलब कितने परसेंट में बेचेगा, 70% में बेचेगा। फिर से मैं बातें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा मैंने कि भाई पहले तो वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है और उसका जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% क्या है, कम है। 70 कम है यानी 30, और 30% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 70। इतनी बात समझ में आई। इसके बावजूद भी वो भाई क्या कर रहा है, और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। जैसे कई बार होता है ना, मेंबरशिप कार्ड होते हैं कि आप अगर हमारे यहां से बार बार सामान खरीदोगे तो आपका एक मेंबरशिप कार्ड बना देते हैं, आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। जैसे मुझे याद है पतंजलि ने ये लाए थे और लोग खूब कार्ड बनवाते थे कि पतंजलि का कार्ड बन जाए ताकि पतंजलि का सामान लेंगे तो, और हर जगह ये चलता है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कार्ड बनवा लोगे ना तो हम आपको और 20% का डिस्काउंट दे देंगे। तो 20% का डिस्काउंट दे देंगे मतलब 80% में चीज आपको दे देंगे। तो 70 का 20% अगर निकालने जाओगे यानी वो कितने परसेंट पे आपको मिल जाएगा, 56% में मिल जाएगा। 70 का 20% निकाल कर घटाऊंगा, इससे अच्छा है 70 का मैं 80% निकाल दूं, तो वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो फाइनली मैंने कितने में बेचा, मैंने 56 में बेचा। अब सुनना, क्रय मूल्य कितना है, 30, बेचा कितने में, 56 में, है ना। तो 30 की चीज को मैं कितने में बेच रहा हूं, 30 की चीज को मैं 56 में बेच रहा हूं। क्लियर है। हाँ, पर इन्होंने पूछा क्या है उस बात को थोड़ा सा समझना। इन्होंने ये बोला कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ कार्ड योजना के बिना लाभ का कितना परसेंट है। देखो, ये कार्ड पे डिस्काउंट मिला, अगर कार्ड होगा ना तो 56, यानी 30 रुपए की चीज कितने में जाएगी, 56 में, यानी कितने का लाभ हो जाएगा, 26 का। अगर ये वाला डिस्काउंट नहीं मिलता तो वो 30 रुपए की चीज कितने में जाती, 70 में, यानी 40 में। यहां 40 का फायदा है, 30 की चीज 70 में जा रही थी, पर वो बंदा जो था उसके पास मेंबरशिप कार्ड था तो उसने वो चीज 56 में खरीद ली। तो जो पहले आपको 40 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था वो अब कितने का मिल रहा है, 26 का मिल रहा है। तो इनका कहना है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ जो लाभ है वो बिना कार्ड के कितना परसेंट है, यानी कार्ड का यूज करके जो प्रॉफिट मिला वो बिना कार्ड का यूज करते उस कीमत का कितना परसेंट है, यानी 26 40 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने जीरो से जीरो को उड़ा दिया, ठीक है। 4 का भाग दिया, 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 5 20, यानी कितने परसेंट है वो, 65% है। प्रश्न में दम नहीं है, बस घुमाया गया है आपको और कुछ नहीं है। आया क्या समझ में। अच्छा, ओके सत्य कीर्ति, अच्छा है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका दोनों जगह का, ये बताओ। आया समझ में भाई। 100 रुपए पर 70% कीमत कम कर दो तो उसका अंकित क्रय मूल्य 30।
डिस्काउंट 30 का दिया तो 70, अगर आप मेंबरशिप कार्ड ले लोगे तो और 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 56। तो कार्ड नहीं बनवाओगे तो 30 रुपए की चीज 70 में मिलेगी, मतलब 40 में, 40 का फायदा। ये प्रॉफिट है ना, 30 रुपए की चीज 40 70 में, मतलब 40 का फायदा। कार्ड बनवा लोगे तो 30 रुपए की चीज 56 में बिकेगी, यानी 26 का फायदा। तो कार्ड के साथ जो फायदा हो रहा है बिना कार्ड का, वो कितना परसेंट है? तो इसको कैलकुलेट करा आपने तो आंसर कितना आया? आंसर आया 65%, 65%। ठीक है, चलिए आगे। ये भी बहुत मस्त सवाल है। आने लगेगा समझ में, रुपए का यूज कब करना है कब नहीं करना है, आ जाएगा आगे, डोंट वरी। 3 किलो चावल का मूल्य 180 है। देखो, 180 रुपए के 3 किलो चावल, अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 1 किलो चावल की कीमत आएगी, है ना। 3 किलो चावल का मूल्य 180 है, तो 8 किलो चावल का मूल्य 5 किलो दाल के बराबर है। देखो आप थोड़ा सा समझना, एक स्टेप में आंसर आएगा। 180 के 3 किलो, तो इससे पता चलेगा 1 किलो कितने का, 1 किलो इतने का, तो 8 किलो कितने का, और जो भी 8 किलो आएगा वो 5 किलो दाल के बराबर होगा। जो 5 किलो दाल की कीमत आएगी तो 1 किलो की कीमत समझ में आएगी, तो 15 किलो दाल कितने की, जो 15 किलो दाल की कीमत है वो 2 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो का भाग देंगे तो 1 किलो चाय आ जाएगा। 1 किलो चाय इतने की, तो 3 किलो कितने की, और जो 3 किलो चाय की कीमत है वो 6 किलो अखरोट के बराबर है। 6 किलो का भाग देंगे तो 1 किलो अखरोट का आएगा, तो 10 किलो अखरोट कितने का। बस, समझे आप खेल पूरा, इसको सॉल्व करेंगे सीधा आंसर आएगा। ठीक है, 5 दिया, 15 से 15 गया, और 2 से कट गया ये 4 बार, 6 से कट गया 3 बार, 3600 आंसर आ गया आपका। बोलो। है ना, 180 में 3 किलो, तो 8 किलो कितने का, 8 किलो इतने का, तो 5 किलो दाल के बराबर है। 5 किलो दाल का भाग दिया तो 1 किलो दाल इतने की, तो 15 कितने की, 15 किलो दाल 2 किलो चाय के बराबर, 2 किलो इतने का, तो 1 किलो कितने का, तो 3 किलो चाय किसके बराबर, 3 किलो चाय इसके बराबर, तो 6 किलो अखरोट, 6 किलो अखरोट का भाग दिया तो 1 किलो अखरोट कितने की, तो 10 किलो कितने की, बस। ठीक है, हर बार जब आप भाग दे रहे हो क्वांटिटी का तो उससे 1 kg की वैल्यू पता चल रही है, फिर उसका नेक्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18%, 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? यानी आपको 12, 18 और 25 की 3 छूट देनी है, जो किसके बराबर है? आप 100 से ले लो कि भाई हर चीज 100 होती है। 12% का डिस्काउंट दिया यानी 88/100, 18% का डिस्काउंट दिया 82/100, 25% का डिस्काउंट दिया यानी इसको तो डायरेक्ट 3/4 लिख दूं मैं। 25% दिया यानी 75%, 75% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। आप इसको भिन्न से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो, है ना। अब इसको आपको भाई सॉल्व कर लेना है, या फिर आप अगर चाहो थोड़ी सी हिम्मत करना हो तो आप इसको 75/100 ही लिख लो। ठीक है, तो आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो तो चले जाएंगे। अब आप एक काम और कर सकते हो अगर चाहो तो, आपको पता है कि इसको सॉल्व करने से जो भी आएगा वो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू आएगी। मैं नाम दे देता हूं कि इस पूरे को मैंने एक्स नाम दे दिया, जो भी हल करने पे आएगा वो एक्स आएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि 100 में से इसको सॉल्व करने पे जो भी आया उसको मैं घटा दूंगा, तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि एकल छूट क्या है, सिंगल डिस्काउंट क्या है। मैं यहां पे कोशिश ये कर रहा हूं कि डिजिटल सम लग रहा है क्या, वो करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, देखो पहले डिजिटल सम देख लेते हैं। 5 और 4 9 गया, तो 8 और 8 16, 16 मतलब 7। 5 और 4 9 गया तो बचा केवल 2। यहां पे देखें तो
8 2 10, 5 15 और 3 18, 18 मतलब 9। यहां पे देखें तो 5 और 4 9 गया, तो 6 और 2 कितना आ गया 8। तो बहुत ही अच्छी बात क्या है कि सबका डिजिटल सम अलग अलग है ना। तो सॉल्व करते हैं हम। ये आ जाएगा 8 और 8 16, 16 मतलब 6 और 1 7, 8 और 2 10 मतलब 1 छोड़ो, 7 और 5 12, और 12 का मतलब क्या हो गया 3, तो 7 3 हो गया 21, और 21 का मतलब आ गया 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3। तो यहां पे आपके पास 100 है, या आप इसका डिजिटल सम 1 ले लो। इसका इस पूरे का डिजिटल सम क्या है 3 है। एक में से 3 गया तो -2 आया, और -2 का मतलब +7 भी होता है, -2 का मतलब +7 भी होता है। तो आपका डिस्काउंट ए आ गया। आया समझ में? बिना कैलकुलेट करे मैंने डिजिटल सम से इस प्रश्न को उड़ा दिया। देखो बात समझो, जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज मुझे मिल कितने में रही है। फिर उसको मैं 100 में से घटाऊंगा कि 100 में से कितना, तो घटाने 100 में से उसको जब मैं घटाऊंगा तभी तो एकल छूट पता चलेगी। तो मैंने उसको डिजिटल सम से कर दिया। क्लियर है? हाँ, मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे को अगर आप एक्चुअल में भी सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कितना आएगा ये। हम्म, ठीक है ना यहां तक? मतलब जो आपका 45.88 आ रहा है ना, बस आपको इसमें से घटाना है। तो जहां तक है वो आपका 54.12 आएगा। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो 54.12 आएगा, और 100 में से 54.12 माइनस कर दोगे तो आपको 45.18 मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे को अगर सॉल्व करा तो 54.12 आएगा, और 100 में से 54.12 माइनस करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। या फिर हमने यहां पे कर ही लिया है आपके सामने डिजिटल सम। ठीक, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। अगर इसे इस कीमत के 33 1/3% पर बेचा जाए तो 33 1/3% का नुकसान होता है। उसको उसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? बोलो भाई। अच्छा, पहले किया था क्या ऐसा सवाल? देखो यहां पे तीन चीजें आएंगी। एक आएगा कॉस्ट प्राइस, एक आएगा नया सेलिंग प्राइस, एक आएगा आपका पुराना सेलिंग प्राइस। हमें इन दो तीन चीजों का यहां पे तालमेल जमाना पड़ेगा, है ना। आप प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर और मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए आपने प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ा, अगर इसे इसकी कीमत के 33 1/3% पे बेचा जाए तो 33 1/3% का नुकसान होता है। आपको पता है कि 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर मैं 33 1/3% पर बेचूं, अगर इसकी कीमत के 33 1/3% पर बेचूं तो 33 1/3% का क्या होता है? नुकसान होता है। तो 33 1/3 का ही नुकसान हो रहा है, और 33 1/3% पर ही हम बेच रहे हैं। यानी 3 पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो 3 रुपए पर 1 का नुकसान होगा। यानी 3 की चीज कितने में जाएगी? 3 की चीज आपकी 2 में जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहां 33 1/3% पर बेच रहे हैं, यानी अगर पहले मैं उसको 3 में बेच रहा था तो अब उसको कितने में बेच रहा हूं? 1 पे। ये पुराना, या आप कह सकते हैं कि मूल विक्रय मूल्य है, या ये पुराना विक्रय मूल्य है।
और ये नया विक्रय मूल्य है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। उसे 33 1/3% पर मैं बेच रहा हूं, यानी 33 1/3% कम या अधिक नहीं बोला, लेस या मोर नहीं बोला, फ्लैट 33 1/3% पर बेचा, यानी 3 रुपए की चीज को 1 में बेचा। तो पहले मैं 3 में बेच रहा था, अब 1 में बेच रहा हूं, लेकिन मुझे 33 1/3% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी 3 पर 1 का नुकसान हो रहा है। 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 2। 3 पर 1 का नुकसान, यानी 3 में से 1 गया, तो 3 की चीज में कितने में बेच रहा हूं? 2 में। अब आप इन तीनों का पहले रेशो बनाओ। यहां 2 है तो यहां 2 ले लेते हैं, और यहां 1 है तो यहां 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है, यानी वो चीज कितने की है? 3 रुपए की है। पहले आप कितने में बेच रहे थे? 6 में। अब कितने में बेच रहे हो? 2 में। चलो, अब क्या बोल रहे हैं? उसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए। मूल विक्रय मूल्य कितना है? पुराना विक्रय मूल्य कितना है? 6। अगर इसके 80% पर मैं बेचूं तो 6 8 48, 6 का 80% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.8। तो अगर इसको 4.8 पर मैं बेचूं तो कितने का लाभ होगा? तो 3 रुपए की चीज को अगर 4.8 पर बेचा, यानी 1.8 का फायदा 3 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 60% का प्रॉफिट, 60% का लाभ। आया समझ में? एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, दो बातें हैं। 1/3 का लॉस, यानी 3 पर 1 का नुकसान। 3 रुपए की चीज कितने में बेची? 2 में। तो ये वाली बात सटीक हो गई, सेट कर दी हमने। आप जो मूल कीमत है उसके 33 1/3% पर बेच रहे हो, 33 1/3% पर, यानी कम या ज्यादा नहीं, फ्लैट जितने रुपए की चीज है उसके केवल 33 1/3 पे बेच रहा हूं, यानी 100 रुपए की चीज 33 1/3 में बेच रहा हूं, यानी 3 रुपए की चीज 1 रुपए में दे रहा हूं। तो 3 रुपए की चीज को मैं अब 1 रुपए में दे रहा हूं, है ना? तो यहां 2 है तो यहां 2, यहां 1 है तो यहां 1, रेशो बनाया। तो ये उसका मूल विक्रय मूल्य है। अब मैं इसके अगर 20% 80% पर बेचूं तो 6 का 80% यानी 4.8, 6 48। तो 3 रुपए की चीज 4.8 में 1.8 का फायदा 3 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 60% का प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, ओके, चलिए आगे। पढ़ें इस क्वेश्चन को भी अच्छे से, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये। हाँ जी, पढ़ लिया क्या? मेहनत करवाएगा भाई ये तुमसे थोड़ी, है ना? नहीं नहीं रोहित, 1/3 का 80% क्यों निकालेंगे? देखिए,
राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है और 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% को 15% की छूट पर, शेष को 20% की छूट पर बेचती है। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस में हम अपने मन से नंबर ऑफ आइटम्स, वस्तुओं की संख्या और उनकी एक प्राइस को एज्यूम करते हैं हम अपने मन से। कुछ भी आप ले लो कि भाई इतनी वस्तुएं और इतने रुपए की है, जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि लेट से कि हमारे पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं, एज्यूमिंग दैट कि हमारे पास 100 चीजें हैं और आप 25% अधिक अंकित करते हो। मतलब आप समझना कि हम ऐसा मान लेते हैं कि 100 चीजें हैं और उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। मेरे पास 100 चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है, मतलब हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने रुपए का है? वो 10,000 का है। समझना आप आराम से पूरा क्वेश्चन, सब बातें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, 100 चीजें हैं और हर चीज 100 रुपए की है, जो मानना है वो मान लो। मैंने 100 मान लिया दोनों को ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। पर ये इनका कहना है कि उसको 25% अधिक अंकित करो, यानी ये तो कॉस्ट प्राइस है। ये कह रहे हैं कि आप उसका जो मार्क्ड प्राइस है उसको 25% अधिक अंकित करो, यानी आप 100 रुपए की चीज के ऊपर एमआरपी कितना लगाओ? एमआरपी लगाओ 125। चीज 100 रुपए की है लेकिन उसको कितना बढ़ा के बोलो? उसको 125 कर दो, यानी उसको 25% क्या कर दो? 25% बढ़ा दो। है या ना? ठीक है, चलिए। अब ये कह रहे हैं कि 35% वस्तुओं को, यानी हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? 100, उसमें से 35% वस्तुओं को हम कितने पर बेचेंगे? तो 100 का 35% 35 ही होगा। 35 वस्तुओं को हम किस पे बेचेंगे? अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे। 40% को, यानी 100 में से 40 वस्तुओं को हम 15% के डिस्काउंट पर बेचेंगे, यानी 125 रुपए पर 15% का डिस्काउंट इस पर बेचेंगे। और कितनी चीजें बची? तो 100 में से 40 और 35 गया, 75 गया, तो हमारे पास कितना बचा? 25। इसको 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे, यानी 125 पर 20% के डिस्काउंट पर इसको बेचना पड़ेगा। ये खेल है भाई। चीज 100 है, 100 रुपए की है और चीजें भी हमारे पास 100 हैं। टोटल हो गया आपका कितना? टोटल हो गया आपका 10,000, है ना? 35 चीजों को हम बेचेंगे किस पर? 35 चीजों को हम बेचेंगे 125 पर। 40 चीजों को 15% के डिस्काउंट पर, तो 125 का 15% डिस्काउंट यानी 85%। और बची हुई चीजें, तो 100 में से 75 चीजें गई तो बची कितनी? 25। इनको 20% डिस्काउंट पे बेचना है, यानी 125 का 20%, यानी हो गया आपका 80%। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हाँ, अच्छा नितेश, समझ आया भाई। अब मैं आपको इसके आगे एक बात कहूं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। पहला तरीका है कि हम इतना सारा कैलकुलेशन करें। दूसरा तरीका है डिजिटल सम लगा के देखें। देखो, पहले देखो, चेक करो। 7 और 2 9 गया तो बचा 5 और 1 6। फिर 7 और 2 9 गया तो बचा 5 का 5। 5 2 7, 8 और 1 9, और यहां पर है 1 का 1। तो अच्छी बात क्या है? ऊपर वाला आपके साथ है, सबका डिजिटल सम अलग अलग है। तो अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप डिजिटल सम लगाओ। देखो क्या होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ मिलेगा, फिर इन सबको आप प्लस करोगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा। फिर आप इस 10,000 में से इसको देखोगे कि सबको बेचने पे मुझे कितना मिला। हो सकता है उदाहरण के लिए कि 12,000 आ गया, तो 10,000 का सामान आपके पास था, आपने सबको बेच के 12,000 कमाया, तो फिर आप अंतर लोगे, है ना? आप इन दोनों का क्या लोगे? इन दोनों का आप अंतर लोगे, और नीचे क्या रखोगे? नीचे 10,000 रखोगे, और गुणा किसका करोगे? 100 का, तो आपको पता चलेगा कि लाभ प्रतिशत कितना है। बात समझ में आई आपको? ठीक है भाई, इन सबको गुणा करने में टाइम बहुत लग जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा बात यहां पे बता रहा हूं कि हम डिजिटल सम लगा रहे हैं, है ना?
इसको सॉल्व करोगे कुछ आया, इसको सॉल्व करोगे कुछ आया, इसको सॉल्व करो कुछ आया, सबको जोड़ा तो कुछ आया, इन दोनों का अंतर लोगे, नीचे 10,000 पर कितना हुआ इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत आपको मिलेगा। अब आप क्या करो, सब में डिजिटल सम लगाओ। देखो 10,000 का डिजिटल सम क्या है, तो 10,000 का डिजिटल सम 1 है, ठीक है। इसका डिजिटल सम क्या है, तो इसका डिजिटल सम आप ध्यान से देखते जाना है ना। 5 और 3 हो गया 8, 5 2 7 और 1 हो गया 8, 8 और 8 64, 64 मतलब 10, 10 मतलब क्या आ गया 1। यहां पर आ जाएं, तो यहां पे आ जाएं तो ये आपके पास है 4, 5 2 7 और 1 हो गया आपका 8, और 8 और 5 13, 13 मतलब फिर से क्या हो गया आपका 4। तो 8 इंटू 4 हो गया 32, 32 मतलब 5, 5 इंटू 4 20, 20 का मतलब क्या आ गया 2। इनका डिजिटल सम 2 आ गया। यहां पे आ जाएं तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8, और फिर कितना हो गया आपका 8, 8 और 8 64, 64 मतलब 10, 10 मतलब 1, 1 इंटू 7 कितना आ गया आपका 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया। सबका डिजिटल सम कितना है 7 2 8 और 1 9, सभी का डिजिटल सम कितना है 9 है, ठीक है बात। अच्छा अब देखो हम दोनों में अंतर लेंगे, तो दोनों में अगर आप अंतर लेने जाते हो तो इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 9 है, तो एक में से सॉरी ये बड़ी संख्या आएगी, इसको जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा, तो इसका डिजिटल सम 9 है और इसका डिजिटल सम क्या है 1 है, नीचे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एक मिनट में कुछ गलती कर रहा हूं क्या? 7 2 9 और 1 10, अरे सॉरी 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 10 आ रहा है यार, ये तो और अच्छी बात है। इनको जोड़ने पे क्या आया, इनको जोड़ने पे 10 आया, और 10 का मतलब क्या होता है 1, बहुत अच्छे। इसका डिजिटल सम भी 1, इसका डिजिटल सम भी 1, नीचे भी 1, 1 और 1 रखेंगे तो 0, 0 का मतलब क्या होता है 9, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 9 वाला आएगा, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, 125 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंकित मूल्य है। उन्होंने कहा कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा, तो 35 चीजों को 125 पे बेचा, 40 चीजों को अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट, 25 चीजों को अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट। समझ आया? इन सबको जोड़ा तो 1 आया, ये भी 1 है, 1 में से 1 गया तो 0, 0 का मतलब 9, 9 का मतलब भी। तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन से बच गए और बहुत कम समय में आपका आंसर आ गया। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते तो इन सबको करने पर यह ऐसा आता कि 10,000 रुपए की चीज मतलब 11,125 आता इनका गुणा करने पर, इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा सबको जोड़ते तो 11,125 आता, और 11,125 में आप बेच रहे हो जबकि आपके पास था कितने का 10,000 का, तो वही होता कि 1125 का फायदा 10,000 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका यही आता 1125। पर बहुत कैलकुलेशन से आपका काम डिजिटल सम में आराम से हो गया। आया मजा? हम्म। चलें आगे, नेक्स्ट। हमने नहीं खोजा, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। अच्छा नितेश, थैंक यू भाई। चलिए, शशि 5,000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेचता है, पूरे लेन देन में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। एक वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई? हमने ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पहले भी सीखा है, आप बस चीजों को ध्यान देना। ये एक वस्तु हो गई, ये आपकी दूसरी वस्तु हो गई। बात समझ में आ रही है?
दो 5,000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों को कितने में बेचता है, दोनों को 5 रुपए में बेचता है, मतलब सॉरी 5 रुपए बोल रहा हूं, 5,000 में बेचता है ना। पहली लाइन को पढ़ के हमें समझ में आ गया कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आपको यह समझ में आया कि नहीं आया? 5,000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखो खेल, तो एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है कि 6 रुपए की चीज को कितने में बेचा, 5 में। 6 रुपए की चीज को कितने में बेचा, 5 में। अच्छा, पहली लाइन में उन्होंने पहले ही कह दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो अगर इसको 5 में बेचा है तो इसको भी 5 में बेचा होगा। और जब इन दोनों को 5-5 में बेचा, यानी कितने में बेचा, 10 में। जब 10 में बेचा तो 10 में खरीदा भी होगा। आप बोलोगे आपको कैसे पता? क्यों? क्योंकि इस लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि। ना लाभ ना हानि कब होगा? जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, है ना। तो पहली चीज को 6 पर 1 के नुकसान पे बेचा, 6 की चीज 5 में बेची, इसको 5 में बेचा तो इसको ही 5 में बेचा। आप ये सब प्रश्न को रुपए में लेके चलना, है ना। तो 10 में बेचा तो खरीदा भी 10 में होगा। अगर एक चीज 6 की है तो दूसरी चीज कितने की होगी, 4 की। 6 और 4 10, 5 और 5 10। तो इसका मतलब कि जो दूसरी चीज है वो 4 रुपए की थी और आपने उसको बेचा कितने में है, 5 में। तो 4 की चीज को 5 में बेचने का मतलब शायद अब आप जानते ही होंगे कि 25% होता है, 25% होता है। आया समझ? बोलो भाई जल्दी। 6 की चीज 5 में, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, 5 है तो 5 में ही बेचा दोनों को, तो 10 में बेचा, खरीदा भी 10 में होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने में खरीदोगे उतने में बेचोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। 10 में से एक 6 की है तो दूसरी 4 की। 4 रुपए की चीज को 5 में बेचोगे, 25% का प्रॉफिट, 1/4। ठीक है। चलें और आगे। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और उस पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी का अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? बोलो। देखो, पहले तो आप एक चीज बताओ कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, 20% की छूट यानी 80 और 25% का लाभ यानी 125। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट से आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस पता चलता है। यानी चीज 80 रुपए की है और उसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 125 है। आपसे बोल रहे हैं यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, इसमें 30% की वृद्धि हो जाए, तो बताना इसका 30% की वृद्धि हो जाए, यानी इसका मैं 130% निकाल दूं क्या डायरेक्ट? भाई एक तरीका है कि 80 का 30%, 8 या 24 यानी 104, या 80 को 30% बढ़ाना ही है तो डायरेक्ट 130% कर देते हैं। यानी पहले अगर इसका मूल्य 80 था तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इसके विक्रय मूल्य में 30% की क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 130% कर दें, तो 80 का 130% मतलब कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ओके। तो उसे 15% का लाभ भी प्राप्त करना है। अब इस पे 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो 104 पर मुझे 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो या तो मैं 115% निकाल दूं या फिर मैं 15% निकालकर जोड़ दूं, एक ही बात है। तो 15 इंटू 4 60, 15 एकम 15, यह आ जाएगा आपका 1560 में 100 का भाग दोगे तो इतना आ जाएगा। और 104 में अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, 104 में 15.60 को मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 119.60 या 119.6। तो इस चीज को अब मैं चाहता हूं कि 119.6 में बेचूं, इतने में मैं इसको बेचना चाहता हूं। समझ में आई बात?
ये पुराना क्रय मूल्य है, ये नया क्रय मूल्य आ गया, ये पुराना है ना। और ये क्या है, ये अंकित मूल्य है। ये पुराना क्रय मूल्य, ये नया क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो अब सवाल इस पे आके टिक गया, मुझे 104 पर 15% का लाभ कमाना था, 104 पे 15 का लाभ कमाना है, यानी 15 रुपए 60 पैसे मुझे और चाहिए, 119 रुपए 60 पैसे में बेचना है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बस इतनी सी बात है कि अगर मुझे 125 की चीज 119.6 में बेचना है, 125 की चीज अगर मुझे 119.6 में बेचना है, तो मुझे 5.4 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ेगा, 125 पर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 5.4 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 125 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, ठीक है। 54 का 4 गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 5 × 4 और 4 × 4 16, यानी 216। और 216 में अगर आप 5 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा आपका 21 दूनी 42 और 12 432। तो यह आ जाएगा आपका 4.32% का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। यह आपका आंसर है, समझे। मतलब सवाल में कुछ नहीं है, 80 की चीज को 125 लिख के रखा, फिर बोल रहे हैं उसका रेट 30% बढ़ा दो तो 104 कर दिया, फिर बोल रहे हैं इस पे 15% का लाभ लो, 104 पे 15% यानी इतने में बेचो। तो अब हमें 125 की चीज को 119.6 में बेचना है, तो कितने का डिस्काउंट दें, बस कोई काम ही नहीं बचा है, यही चीजें करते रहो बस, है ना। 80 सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, पुरानी क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे। हम्म पढ़िए क्वेश्चन को। हो गया। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, ऊंट को 10% हानि पर बेचा, इसे ना लाभ हुआ ना हानि। अगर घोड़े को 5% हानि पर और ऊंट को 5% लाभ पर बेचते तो 600 रुपए कमाता। घोड़े और ऊंट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, और ऊंट को 10% हानि पर बेचा, और इस सब में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। हाँ नितेश, 2 मिनट पूछ लेना अभी तुम्हें ना। घोड़े पर अगर 20% का लाभ लिया जाए, घोड़ा मतलब हॉर्स, और कैमल यानी ऊंट पर 10% का नुकसान लिया जाए, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। यानी घोड़े की जो भी कीमत है उसका 20% जो होगा वो ऊंट की जो कीमत है उसके 10% के बराबर होगा, क्योंकि इधर जो कमाया इधर उतने का ही नुकसान हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई एक पे फायदा हुआ एक पे नुकसान हुआ, पर आखिरी में बोल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब ठीक है, बिल्कुल ओके है। क्लियर, बात समझ में आई। तो घोड़े को 20% प्रॉफिट पर और ऊंट को 10% के नुकसान पे बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो, ये हॉर्स है, ये केमल है, ये एक है और ये आपका दो है। ये आपको पता चल गया उनके कॉस्ट प्राइस के बारे में, उनके क्रय मूल्य के बारे में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, है ना। इससे कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलता है।
अब मैं बोलता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए ना इनको अपने मन से थोड़ा बड़ा नंबर मान लो। 1 और 2 में कैलकुलेशन नहीं करते बनेगा, तो हम इसको 100 और 200 ले लेते हैं। एक को 100 ले लेते हैं, एक को 200 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखना, जो घोड़ा है वो 100 रुपए का है, जो ऊंट है वो 200 रुपए का है। ये कह रहे हैं कि अगर घोड़े को 5% नुकसान पर बेचें, अगर घोड़े को 5% नुकसान पर बेचें और ऊंट को अगर 5% लाभ पर बेचें, ऊंट को अगर 5% लाभ पर बेचें, तो 100 का 5% क्या होता है? 5 रुपए का नुकसान। 200 का 5% क्या होता है? तो 10 रुपए का फायदा, है ना। इधर 5 का नुकसान हुआ, इधर 10 का फायदा हुआ, तो अल्टीमेटली हमें 5 रुपए का फायदा तो हो ही रहा है। जबकि वास्तव में फायदा कितने का हो रहा है? वास्तव में फायदा 600 रुपए का हो रहा है। तो 5 बराबर अगर 600 है, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 120 आ जाएगा। और अगर 1 बराबर 120 आ जाएगा, तो घोड़े और ऊंट की लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो घोड़ा हमने कितने का माना था? 100 का, और ऊंट कितने का माना था? 200 का। तो 100 और 120 का गुणा करेंगे 12,000 और 24,000, तो 12,000 और 24,000 के आपके ऊंट और घोड़े हो जाएंगे। बोलो ओके है? बोलो समझ में आया या नहीं? ठीक है, ये एक पार्ट हो गया ऊपर, एक नीचे। घोड़े को 20% नुकसान, ऊंट को 10%, सॉरी फायदा, इसको नुकसान पे बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इसका 20% इसके 10% के बराबर है। इधर जितना कमाया उधर उतना नुकसान हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तो उससे हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया। ठीक है, ये 100 और 200 हो गया। अब यहां पर आपने घोड़े पर, अगर घोड़े के हमने 100 माना कि उसको 5% के नुकसान पे बेचें और इसको 5% के लाभ पर बेचें, तो 600 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपने देखा कि भाई 5 का नुकसान 10 का प्रॉफिट, यानी 5 का अंतर है, जबकि रियल में 600, 1 बराबर 120। तो 100 का गुणा और 200 का गुणा, तो आपको घोड़े और ऊंट की कीमत पता चल चुकी है। ओके, चलिए आज हम यहीं रुकेंगे। अंतिम कुछ सवाल और बचे हैं। जैसा मैंने कहा था कि कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद एक और छोटी सी खबर है जो आपको मैं कल भी बताऊंगा हालांकि, लेकिन आज भी बता देता हूं कि इसके बाद फिर मैं करीबन 4 से 5 दिन मैथ्स की क्लास की आपकी छुट्टी रहेगी। मतलब मैं किसी काम से इंदौर के बाहर जा रहा हूं, तो कल तो क्लास में लूंगा, उसके बाद 4-5 दिन हम और आप मिल नहीं पाएंगे ना, मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक है, जय श्री राम। चलिए, तो आज इतना ही, कल चैप्टर को समाप्त करते हैं। ओके। हम्म। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, दशहरा मनाने नहीं जा रहे हम। गॉट इट का मतलब क्या होता है? गॉट इट का मतलब होता है समझ में आया कि नहीं। ओके। आई रिक्वेस्ट टेक माई फुल नेम। ओके, मूरत बिलागर, अगर मैंने सही उच्चारण किया है तो, है ना। चलिए भाई, 1 घंटे बाद वापस से मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री